हेलो दोस्तों, फोकस फ्यूचर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं हरेंद्र आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और सब अपने अपने अध्ययन में जुटे होंगे। अभी सर्दी काफ़ी है तो शाम को रजाई में बैठकर पढ़ाई करें। ऐसा नहीं है कि सर्दी है तो आराम से सोते रहें, क्योंकि कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। और हम लोग आपके इस अध्ययन में आपकी मदद करने के लिए तत्पर हैं। तो मित्रों, इतिहास की 2 क्लासें आ चुकी हैं और आज मैं आपको तीसरी क्लास पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्लास प्रतिदिन आएगी, ठीक है ना। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अभी क्लासें नहीं आ पाई थी बीच में, अब वो सारी प्रॉब्लम सुलझा ली गई हैं, तो अब क्लासें रेगुलर आती रहेंगी, ठीक है दोस्तों। तो जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ। देखिए, तो हम लोग जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं बेटा, वो नवपाषाण काल या पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो पाषाण काल था वो 3 भागों में बटा था, और उन 3 भागों की बात करें तो पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किस काल में कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। उससे आगे की बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जैसे नवपाषाण काल में आपने देखा था कि मनुष्य का जो निवास था वो नदियों के किनारे कैसा हो गया, स्थायी निवास हो गया। वो लोग एक समूह में नदियों के किनारे स्थायी निवास बनाकर रहने लगे। जब व्यक्ति नदियों के किनारे स्थायी निवास बनाकर रहने लगे थे तो धीरे धीरे उनमें अपने अपने बातचीत का तरीका पनपा। वहाँ से उनके अपने कुछ कार्य करने के तरीके पनपे, ठीक है नहीं। तो उन सबको एक संस्कृति, एक सभ्यता का नाम दिया गया। और अगर हम इन संस्कृतियों को, इन सभ्यताओं को देखें बेटे, तो विश्व में 4 प्रमुख संस्कृतियां पढ़ी जाती हैं या जिनके साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है नहीं। तो मैं उन विश्व की संस्कृतियों के बारे में आज बात करने वाला हूं। देखिए, ध्यान दें। तो देखो बेटा, सबसे पहले विश्व की संस्कृतियां या सभ्यताएं, अगर इन सभ्यताओं की बात करते हैं तो आप देखेंगे 4 सभ्यताएं हैं प्रमुख तौर पे। विश्व की जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो है मिस्र की सभ्यता। क्या है? मिस्र की सभ्यता। मिस्र के बाद अगर हम दूसरी बात करते हैं क्रम में, तो एक आपने और सुनी होगी बेटा, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता मिस्र के बाद दूसरे नंबर की पुरानी सभ्यता है। अगली अगर देखें क्रम में तो अगला है बेटा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता। और इस क्रम में अगर आगे देखें तो अगली है क्रम में, वो है आपकी हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता का ही दूसरा नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी या हड़प्पा, ये 4 प्रमुख सभ्यताएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। अगर हम इनमें देखें तो आपको कभी ये पूछ ले समय के अनुसार नई कौन सी थी, पुरानी कौन सी थी, तो आप इनको आसानी से समझ पाएंगे। मैंने इनको सबको क्रमबद्ध लिखा है। मिस्र सबसे पुरानी सभ्यता है, उसके बाद मेसोपोटामिया है, उसके बाद चीन है और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता। अगर इनके समयों की बात करते हैं हम तो बेटा मिस्र की सभ्यता, अगर हम मिस्र की सभ्यता की बात करते हैं तो इसके जो अवशेष मिले हैं वो मिलते हैं लगभग ये 10 से 12 हजार साल पहले थी। 10 से 12 हजार साल पहले की बात है ये, 12 हजार साल पहले, ठीक है नहीं। ऐसे इसकी बात करें तो ये 8 से 10, इसको आप कहेंगे ये जो बात है वो 8 से 10, ठीक है नहीं। उल्टा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये जो जाएगा वो बेटा BC में जाएगा, ये जाएगा ईसा पूर्व है, इसलिए उल्टा लिखा है, ठीक है। तो ध्यान देंगे। और चीन की सभ्यता की बात करें तो लगभग 5 से 6 हजार साल पहले थी। और ऐसे ही मित्रों हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो 2.5 से 3 हजार साल पहले थी। तो ये समय के अनुसार मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अच्छा, एक और पूछता है बेटा देश पूछता है कहाँ कहाँ पे ये सभ्यताएं थी। तो देखो, अगर देश की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं मिस्र की सभ्यता मिस्र में ही थी। कहाँ थी? मिस्र की सभ्यता मिस्र में थी। मेसोपोटामिया की सभ्यता अभी इराक। मेसोपोटामिया इराक का ही पुराना नाम है, तो ये इराक में। चीन की सभ्यता चीन में ही थी। और जो सिंधु घाटी या हड़प्पा की सभ्यता है बेटा, ये जो थी वो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत
भारत और पाकिस्तान या पाकिस्तान भारत, और इसके दो नगर बेटा अफगानिस्तान में भी हैं, मुंडीकॉक और सोर्तगोई। ठीक है ना, तो जब हम उसको डिटेल पढ़ेंगे तब समझेंगे। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, ये जो समय निकलता है इनका, ये सब ईसा पूर्व में निकलेगा। और इस समय का पता कैसे चलता है, कोई भी सभ्यता कितनी पुरानी है इसका पता कैसे चलता है, तो ये बात आप यहाँ पे और समझ लें बेटा। देखो, अगर किसी सभ्यता की हम बात करें या फिर हम बात करते हैं कोई वस्तु कितनी पुरानी है, तो इसका पता करने के लिए कुछ विधियां हैं। ठीक है नहीं, जैसे आपने सुना होगा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि C14 C14, तो इससे आप पता कर सकते हैं कि ये जो सभ्यताएं थी या वस्तुएं कितनी पुरानी हैं। ठीक है ना, अब ये जो C14 है बेटा, ये C14 कार्बन डेटिंग से आप 50,000 साल पुरानी वस्तुओं तक का ही पता लगा सकते हैं। तो अगर कोई वस्तु 50,000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो उसका पता कैसे लगाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, इसमें हमारी पृथ्वी है बेटा, चंद्रमा है, ग्रह हैं, इनके विषय में बता दिया जाता है। आपने भूगोल में पढ़ा होगा कि पृथ्वी जो बनी है वो 460 करोड़ साल पहले बनी है। तो इस बात की पुष्टि कैसे हुई, कैसे पता चला ये? ठीक है नहीं, तो इनके लिए बेटा एक अलग विधि है। रेडियो कार्बन डेटिंग जो C14 है, उससे आप 50,000 साल पुरानी वस्तुओं का पता लगा सकते हैं। और अगर कोई वस्तु इससे ज़्यादा पुरानी है तो बेटा उसके लिए यूरेनियम डेटिंग होता है। क्या होता है उसके लिए? यूरेनियम डेटिंग। ठीक है ना, ध्यान देना इन पर। तो ऐसे ही इन सभ्यताओं का जो पता चला है वो किससे चला है, तो आप ध्यान देंगे, इन सभ्यताओं का जो पता चला है वो कार्बन डेटिंग C14 से चला है, C14 से चला है। बात क्लियर है ना, ध्यान रखेंगे इसको। आगे देखिए, मैंने देश बता दिए थे बेटा आपको, मिस्र, इराक, चीन, भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र है उसमें हड़प्पा सभ्यता थी। इनके बाद देखो, जब भी सभ्यताएं पनपी तो मैंने कहा था जो जरूरी पॉइंट था वो ये था कि इनकी नदियां, किन किन नदियों के किनारे, बहुत बार इससे प्रश्न आ जाता है बेटा कि ये किन नदियों के किनारे सभ्यताएं पनपी थी। तो आप अगला देखिए, इनकी नदियां। और मैं अगर इनकी नदियों की बात करता हूं तो मिस्र की सभ्यता थी वो नील नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे? नील नदी के किनारे। बेटा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और आप लोग जानते हैं नील का वरदान किसे कहा जाता है, तो मिस्र को नील का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र की सभ्यता इसी नदी के किनारे पनपी थी। अगर हम बात करते हैं मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इसमें बेटा दो नदियां थी, एक का नाम है दजला और फरात। दजला और फरात, तो दजला और फरात के किनारे पनपी थी ये सभ्यता। अगला, अगर हम चीन की सभ्यता को देखें तो ये हुआंगो नदी, कौन सा बेटा? हुआंगो नदी। इस हुआंगो नदी को एक और नाम दिया जाता है बेटे, पीली नदी। हुआंगो नदी को क्या कहा जाता है? तो पीली नदी। तो ये चीन की सभ्यता हुआंगो नदी के किनारे थी, पीली नदी के किनारे थी। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये इसका नाम से ही नदी क्लियर हो जाती है बेटा, सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा जाता है। सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां, सिंधु और उसकी सहायक कह सकते हैं आप, सिंधु और सहायक नदियां या सिंधु और उसकी सहायक नदियां। तो इन नदियों के किनारे हड़प्पा सभ्यता थी। ठीक है नहीं, इनमें आपने पंचनद पढ़ा होगा। ठीक है, तो पंचनद की नदियां कौन कौन सी हैं पता होगा आप लोगों को। ठीक है, तो पंचनद में आपको बताना है कि एक नदी है बेटा रावी नदी, तो आपको बताना है कि रावी नदी का ऋग्वेद में नाम क्या है। ठीक है ना, कमेंट करिएगा तो मुझे पता चले आप लोग बता पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, चलिए अगला देखिए बेटे, तो नदियां हो गई, देश, नदियां। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शासन करने वाले लोग कैसे थे, इनके विषय में कुछ जानकारियां मिलती हैं। तो आप देखेंगे बेटा इनका शासक वर्ग, क्या देखेंगे? इनका जो शासक वर्ग था, कौन कौन लोग शासन करते थे यहाँ पे। जैसे मिस्र की बात करें तो बहुत बार पूछ लेता है, तो मिस्र में शासन करते थे, मिस्र के राजाओं को कहा जाता था बेटा फराओ। क्या कहा जाता था? मिस्र के जो राजा होते थे उनको फराओ। तो फराओ द्वारा मिस्र में शासन प्रणाली अपनाई जाती थी। अगला मेसोपोटामिया में अगर बात करते हैं तो मेसोपोटामिया में अभिजात
यहाँ पे जो शासन करते थे उनको क्या कहते थे बेटे? अभिजात। ये अभिजात यहाँ शासन किया करते थे, ठीक है ना। अगला अगर हम देखें चीन की बात करें तो चीन के राजाओं को कहा जाता था सांग। क्या कहा जाता था? सांग कहा जाता था। और हड़प्पा सभ्यताओं में राजाओं को राजा या राजन कहा जाता था। राजा या राजन कहा जाता था। तो ये वर्ग यहाँ पर शासन करते थे, इनके कहीं कहीं ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अगला देखिए, शासक वर्ग के बाद इनके कुछ अवशेष हैं बेटा। अवशेषों को देखिए तो इनके जो प्रमुख अवशेष हैं, क्या क्या अवशेष यहाँ से मिले हैं। इन अवशेषों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे मिस्र में बहुत प्रमुख अवशेष मिले हैं जो आपने कई बार सुने होंगे, पढ़े होंगे। और वे अवशेष क्या हैं बेटे? तो वे अवशेष हैं पिरामिड। क्या हैं? पिरामिड। आपने सुना होगा मिस्र के पिरामिड विश्वविख्यात हैं। तो ये जो पिरामिड हैं, ये बेटा विश्वविख्यात पिरामिड कहाँ से मिलते हैं? मिस्र से। तो इस सभ्यता के लगभग ये जो पिरामिड हैं वो आपके 10 से 15,000 साल पहले के बने हुए हैं, ठीक है नहीं। अच्छा, पिरामिड क्या होता है जानिए बेटा। तो पिरामिड आप कहेंगे एक त्रिभुजाकार आकृतियां हैं और इन आकृतियों की विशेषता है कि इन आकृतियों को पाषाणों द्वारा, पत्थरों द्वारा बनाया गया है और इनमें कोई भी चूना, कोई भी सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रख के उनको ऐसे बैलेंस किया गया है कि वो ना तो गिरते हैं, ठीक है नहीं, और ना ही बिल्कुल खिसकते हैं इधर के उधर। उन पिरामिडों में बेटा जाने के लिए, अंदर जाने के लिए आपके जीने बने हुए हैं, ठीक है, सीढ़ियां लगी हुई हैं। उन सीढ़ियों से अंदर जा सकते हैं। और उन पिरामिड में बनी हुई है मम्मी। आपने एक शब्द सुना होगा मम्मियां, मम्मी सुना होगा। ये जो मम्मी होती है ना, मम्मी जो बनाई जाती थी, ये शब्द सुना होगा आप लोगों ने। मम्मी बेटा जो बनाई जाती थी वो फराओ या फराओ के परिवारीजन, मिस्र में जो फराओ थे या फराओ के परिवारीजन, या कोई आप ऐसे समझिए कोई विशिष्ट व्यक्ति जो होते थे। अरे आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंडिया में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं तो उनके लिए उनके स्मृति स्थल बने हुए हैं ना। ऐसे ही मिस्र के फराओ, मिस्र के राजाओं के ये क्या है? स्मृति स्थल हैं जिनमें मम्मी रखे हुए हैं आज भी। और इनकी विशेषता है मम्मियों की कि उन पर बेटा एक विशेष प्रकार का लेपन करते थे ये लोग, और उस लेपन का पता नहीं चला है आज तक कि क्या लगाते थे, जिससे कि उनकी डेड बॉडी आज भी जैसी की तैसी रखी हुई है उनमें। तो ये विशेषता है इनकी, ठीक है नहीं। बहुत से लोग इनको देखने जाते हैं बेटा पिरामिड्स को। तो ये मिस्र सभ्यता की देन है या मिस्र सभ्यता के अवशेष कहे जा सकते हैं। अगर हम अवशेषों में देखें बेटा मेसोपोटामिया में, तो मेसोपोटामिया से ऐसा कोई भी अवशेष हमें प्राप्त नहीं होता है। अगला देखिए चीन में बेटा अवशेष प्राप्त होता है और वो आपने सुना होगा, वो है चीन की दीवार। क्या है? चीन की दीवार। ये जो चीन की दीवार है इसमें आपने सुना होगा, कई बार इसको पूछा गया है कि चंद्रमा से अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो क्या नजर आता है, तो वो बेटा यही है चीन की दीवार, ठीक है ना। ये जो चीन की दीवार है, इस दीवार की अगर हम बात करते हैं तो चीन की दीवार का साइज बेटा काफी बड़ा है। ये लगभग 6700 किलोमीटर में है। ये 6700 किलोमीटर में है और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई बेटे, इस पर 10 घोड़े एक साथ अगर क्रम से खड़े कर दिए जाएं तो 10 घोड़े दौड़ सकते हैं। और इसको जो बनवाने वाले शासक हैं किन शी हुआंग, इसको जो बनवाने वाले शासक थे या इसको बनवाने वाले सांग थे, उनका नाम था किन शी हुआंग। किन शी हुआंग ने इसको बनवाया था, किन शी हुआंग इन्होंने इसको बनवाया था। और देखो बेटा एक बात और मैं आपको बताता हूं कि 6700 किलोमीटर तो इसकी मूल की लंबाई है। अगर इसकी सभी शाखाओं को जोड़ लिया जाए तो फिर इसकी जो लंबाई है वो हो जाती है 8848 किलोमीटर। जी हाँ, आप समझ गए होंगे कि एवरेस्ट की ऊंचाई भी यही है, ठीक है ना। तो याद रखना है कि उसके बराबर ही इसकी कुल ऊंचाई बैठती है। लेकिन मूल की जो लंबाई है, लंबाई है बेटा, लंबाई है वो है आपका 6700 किलोमीटर, ठीक है ना। तो याद रखना है इसको। अच्छा, एक और विशेष बात बताता हूं बेटे, ये चीन के राजाओं ने, चीन के सांग ने इसको जो बनाया था वो बनाया था कि कोई भी
यूरोप की तरफ से, मंगोल की तरफ से आक्रमण ना हो, तो उन आक्रमणों के सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था। एक शासक ऐसा भी है बेटा जो इस दीवार को भेदने में कामयाब हो गया था, और अगर पढ़ा है तो आप उस शासक का नाम मुझे बताइए, नहीं तो अगले वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको कल बताता हूं, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो जरूर कमेंट करें बेटा, मुझे बताएं कि वो कौन सा शासक है जिसने चीन की दीवार को भेद दिया। एकमात्र शासक है वो, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए। तो बेटा अगला देखिए, अगर हड़प्पा की बात करें, हड़प्पा के अवशेषों को देखें, तो हड़प्पा के जो अवशेष हैं वो हैं बेटा अन्नागार, 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 और बात करेंगे तो स्नानागार, अन्नागार और स्नानागार, ये यहाँ अवशेष मिलते हैं। अन्नागार और स्नानागार ये हमारे हड़प्पा सभ्यता के अवशेष हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें एक बात और समझ लेते हैं, इनकी लिपि को और देख लेते हैं कि इनकी लिपियां कौन कौन सी थी, कैसी थी इनकी लिपियां, क्या लिखते थे ये लोग, ठीक है। तो लिपि और देख लीजिएगा। अगर हम इसमें मिस्र की बात करते हैं कि जो मिस्र की लिपि है बेटा वो कैसी थी, तो चित्राक्षर थी। इनकी लिपि कैसी थी, तो इनकी लिपि थी चित्राक्षर। ये चित्राक्षर मतलब इनके जो अक्षर थे वो चित्रों की तरह होते थे, तो इनकी लिपि चित्राक्षर थी। इनकी जो लिपि थी वो थी बेटा कीलाक्षर। कील की आकृति के अक्षर होने की वजह से इस लिपि को बेटा कीलाक्षर कहा गया। और अगर चीन की बात करें तो चीन की जो लिपि है वो आप देखेंगे चीनी भाषा, चीनी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, मंदारिन। कौन सी है बेटा, मंदारिन। तो जो चीनी भाषा की लिपि है आप क्या कहेंगे उसको, मंदारिन। तो जो अभी वर्तमान में चीनी लिपि है वही इसकी लिपि थी, मंदारिन या चीनी। जो लिपि चीनी भाषा की है सांकेतिक की तरह बनाते हैं ये लोग, चीनी भाषा या मंदारिन विश्व की सबसे कठिन भाषा है बेटा, ठीक है। और भी अगर बात करें तो अब इंग्लिश ने इसको पटकनी दे दी है। बोलचाल की बात करें तो विश्व में सबसे ज्यादा जो प्रयोग है अब वो इंग्लिश का है, और उसके बाद दूसरा नंबर आ गया बेटा इसका चीनी भाषा का। ये जो डाटा है वो आपका जनवरी 2021 का है, याद रखिए। इससे पहले की अगर बात करें तो चीनी भाषा ही विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, तो याद रखेंगे आप लोग इसको, ठीक है ना। अच्छा अगला देखिए, अगले अगर हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा में जो लिपि मिलती है बेटा वो है आपका भाव चित्रात्मक। कौन सी लिपि मिलती है, भाव चित्रात्मक लिपि मिलती है बेटा, भाव चित्रात्मक, ठीक है ना। तो इसको तो डिटेल पढ़ेंगे ही क्योंकि यह हमारी अपनी सभ्यता है, तो अगला जो टॉपिक होगा वो यहीं से होगा और इसी को हम पढ़ेंगे, ठीक है। कुछ बातें इसके विषय में और जान लीजिए। जैसे ये जो चीनी लिपि है ये कीलाक्षर है, ये चित्राक्षर है। अगर इनकी हम बात करें सभी की तो इनमें से हमको ना तो बेटा इसे पढ़ने में सफलता हासिल हुई है, ना इसे पढ़ने में, ना तो बेटा हम इसको पढ़ पाए, ना हम इसको पढ़ पाए, और ना हम इसको पढ़ पाए। इनको पढ़ने में हमको कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई है। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो बेटा अभी विश्व की सबसे प्राचीन भाषा भी चीनी भाषा है। कैसे जानते हैं, तो आप लोग देखिए, जैसे ये जो चीनी भाषा है ये जो चीन सभ्यता में लोग बोलते थे लगभग 5 से 6 हजार साल पहले, है नहीं, तो वही सेम है, ये बदली नहीं। ये जैसे तब थी वैसी ही अब है, तो इसको पढ़ा जा सका है। लेकिन बाकी आप लोग अगर हम खुद को ही उदाहरण के तौर पे देख लें, भारत को ही उदाहरण के तौर पे देख लें बेटा, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक थे, उसके इसको पढ़ा नहीं जा सका। वैदिक सभ्यता आई बेटा, मूल संस्कृत या वैदिक संस्कृत आ गई, ठीक है नहीं। उसके बाद फिर वैदिक संस्कृत के बाद क्या हुआ, सामान्य संस्कृत। उसके बाद फिर से बदलाव आया, आप लोग देखते हैं कि पाली, है नहीं, फिर से बदलाव आया, प्राकृत, अपभ्रंश उत्पन्न हुए, अर्धमागधी आई, है नहीं, अवट्ट आई। तो इस तरह से बदलते बदलते आज हिंदी हो गई। लेकिन चीनी भाषा तो कैसी है, जस की तस है, आप समझ रहे हैं। तो ये बेटा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा, विश्व की सबसे कठिन भाषा, ये भी रिकॉर्ड सब इसी के नाम है। और इसी में देखो कोई भी भाषा कठिन है या सरल है उसका पता उसकी केवल वर्णमाला से लग जाता है, ठीक है नहीं। तो सबसे ज्यादा वर्ड इसी में है बेटा, इसीलिए इसको कठिन घोषित किया गया है। अगर किसी को पता है तो सरल वाली भी बताओ मुझे कमेंट करके,
ठीक है ना। तो बेटा ये जो थी आपकी, ये विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से कभी कभी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ से एग्जाम में पूछ लेता है कि कौन सी सभ्यता कहाँ। सबसे ज्यादा तो आपको ये नदियों के नाम और देश पूछ लेता है, ठीक है नहीं, नई पुरानी सभ्यता, ऐसे वनडे एग्जाम में सब यही क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है नहीं। अच्छा अगला देखिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी सभ्यता है वो कौन सी सभ्यता थी, तो इनमें से जो बेटा हमारी सभ्यता है वो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसको मैं अगले वीडियो में कवर करता हूँ, ठीक है नहीं। तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ, और बेटा हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगर आपको सफलता चाहिए ही चाहिए तो लिख लो, बार बार भर्तियां नहीं आती हैं, मौके बार बार नहीं मिलते बेटे, और हम आपके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। जिस तरह से हम तैयार हैं आपको भी तैयार होना है, ठीक है ना। तो जय हिंद, जय भारत।